माई सेल्फ मिस्टर जुबैद, और आज हम मैथमेटिक्स का एक मैथमेटिक्स रीजनिंग या हम कह सकते हैं एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का पेपर रैंडमली उठाया हुआ है और उसके बहुत सारे मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ और रीजनिंग और भी हैं। बने रहेगा इस वीडियो में और सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। और अगर आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। देखिए यहां पर पहला जो सवाल है, आप पेपर्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं तो पेपर्स में वहां पर हमें लिखना पड़ता है अपने जो भी वहां जो हमें पेपर मिलता है उस पर हमें तभी लिखना है जहां पर ज्यादातर हो सकता है तो हमें स्क्रीन में ही जो भी ऑनलाइन होते हैं उसमें हमें डायरेक्ट वहीं पर ही लगाना पड़ता है। देखिए अब यहां पर हमें पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहा है इन्होंने ABC XYZ, इसका रिलेशन इन्होंने DEF और UVW में इस तरह से बनाया है। अब हमें जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन हमें GHIRS और T में बनाना पड़ेगा। समझ में आया? जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन हमें इसमें यहां पर एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर हमने रिलेशन क्या देखा, ABC DEF, यानी कि इसके बाद के जस्ट नंबर यहां से शुरू हो रहे हैं। अब जो है यही रिलेशन यहां देखिए GHI, तो क्या आना चाहिए JKL आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब यहां पर देखिए JK जो इतना ही देखिए JK किस में है, किसी में पहले वाले में है, JKL तो पहला वाला ऑप्शन ही ठीक है। समझ में आया? जहां पर भी हमें जहां पर भी हमें क्लू मिलता है वहीं से हम ऑप्शन को तुरंत पिक करते हैं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहां पर इन्होंने ACE, क्या रिलेशन है ACE, और यहां पर इन्होंने लिखा है क्या B है BD और F। अब कह रहे हैं वही रिलेशन यहां पर MOQ में आपको बनाना है। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान। A का B लिख दिया तो M का आपको क्या लिख देना, N लिख देना। यहां पर इन्होंने क्या करा, C के बाद D आता है तो O के बाद अब क्या है यहां पर देखिए N से शुरू हो रहा है 2 तो ठीक है, O के बाद P आता है तो NP, यानी कि यही वाला ऑप्शन है, इसके अलावा कोई है नहीं, तो C ऑप्शन इसका हमें लगाना है। समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से हमें सवाल करने होते हैं रीजनिंग के। अगला वाला क्वेश्चन देखिए यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है 8 से 23 बन गया, 8 से बना 23। अब यहां 8 से 23 बना है तो 48 में क्या करना चाहिए। देखिए यहां पर कुछ थोड़ा सा लॉजिक अलग से लगाना पड़ेगा हम लोगों को। यहां पर देखिए इन्होंने क्या करा, 8 है 23 है और यहां पर लिखा हुआ है 48 और क्वेश्चन मार्क है। अब कभी अगर इसका रिलेशन इसमें ना बने तो इसका रिलेशन कुछ इसमें बन सकता है। जैसे कि यहां पर हम अगर देखें तो यहां पर 8 का लगभग 6 टाइम्स है, यानी कि 6 गुना है। यानी अगर 8 में हम 6 से गुणा करते हैं तो 48 को पाएंगे, राइट। इसी तरह से अगर हम 23 में अगर हम क्या 6 से गुणा करें तो देखें क्या कोई ऑप्शन मिल सक रहा है। 6 3 18 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ठीक ऑप्शन मिला है, सही है 138। हालांकि यहां पर जरूरी नहीं है ये लॉजिक लगे, आपको कोई और दिमाग में लॉजिक आ जाता है तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एसएससी में इतना सरल भी नहीं आएगा कि कहते 5 जोड़ा इधर तो 5 जोड़ा उधर, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अलग आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर देखिए 5 28 5 28 है, फिर समानुपाती है 8 है और फिर बता रहा क्या होगा। अब देखिए यहां पर इन्होंने 5 से 28 बनाया या हम माने 5 से 8 बनाया तो 28 से क्या बना सकते हैं, ऑप्शन 25 है। अगर हम देखें यहां पर 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस में इन्होंने अगर 3 जोड़ा तो 28 बनना है। इसी तरह से अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो कितना बनेगा 64, अगर उसमें 3 जोड़ दें तो कितना बनेगा 67। क्या ऑप्शन है, 67 ऑप्शन है, यानी कि इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आया? अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, इन्होंने यहां पर कैट को 3120 लिखा है। कह रहे हैं अगर कैट बराबर 3120 है तो मैट बराबर इनमें से क्या होगा। अब बहुत ही आसान है, CAT कैट बराबर इन्होंने यहां पर हमें दिया हुआ है 31 और 20। देखिए जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, जो अल्फाबेट हैं, आप उनके सारे के सारे नंबर्स याद रखिए, उनका अपोजिट याद रखिए कि कौन से कितने नंबर पर कौन सा नंबर आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए आप A B C करेंगे तो C जो है वो तीसरे नंबर पे आता है,
सी का नंबर 3 है, ए का नंबर 1 है और टी जो होता है वो 20 नंबर पे आता है। अब हमें M80 मैट को लिखना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा M कितने नंबर पे आता है, तो M 13 नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आया हुआ है, तो 13 120 ऑप्शन होगा। 13 120, 13 पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है यहां पर ये पैटर्न होता, हो सकता था सी की जगह इसका अपोजिट नंबर लिख देता, या जो सी का 3 है तो 4 लिख देता, एक बढ़ा के लिख देता, एक कम करके लिख देता, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर ब्रेन, आपके इंटेलिजेंस पे यहां पर डिपेंड करता है कि आप कितना तर्क लगा पाते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ प्रैक्टिस करके ही आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखते जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ, डॉक्टर अस्पताल में होते हैं, उसको रन करते हैं, मेन होता है ये, डॉक्टर अस्पताल को चलाते हैं, शिक्षक क्या होगा, स्कूल में होंगे। अब इनमें से ऑप्शन को देखना है कि जो उद्योग चलाते हैं, फील्ड वर्क या प्रयोगशाला भी तो स्कूल में ही होती है, तो यानी कि यहां पर स्कूल वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये कुछ 6 सवाल रहे, इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें रीजनिंग तो काम है ही है, आपकी तार्किक शक्ति का, इंटेलिजेंस का तो वर्क है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जीएस का भी यहाँ पे टाइम है, जीएस का भी रोल होगा कि आपको क्या क्या चीजें याद हैं। देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, कहीं कहीं पे आपकी जीएस काम करेगी, आपकी नॉलेज काम करेगी। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है संबंधित शब्द चुनना है, सेम है, कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले, तो अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या ये तर्क से बताया जा सकता है? नहीं, यहां पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर 4 ऑप्शन लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें थे, राधा कृष्णन दूसरे नंबर के थे, जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के थे, पहले के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपकी तार्किक पर नहीं, इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज, जीएस पे डिपेंड करता है। नंबर 8, अब ये एक दिवस है, अब ये दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पूछ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसमें तुम्हारा इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, इसमें तुम्हारा काम करेगी नॉलेज कि भाई महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्या 22 अप्रैल को मनाते हैं? नहीं, 22 अप्रैल को नहीं मनाते, 4 नवंबर को, 8 मार्च, हाँ बिल्कुल ठीक, 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ZX AC, ZX का रिलेशन AC से है, तो V और T का रिलेशन किससे होगा बताओ यहां पर। अब हमें यहां पर ये देखना है कि जो देखो Z का अपोजिट होता है A, X का अपोजिट होता है C, तो V का अपोजिट क्या होगा? V, इसका V का अपोजिट होता है E और T का अपोजिट क्या होता है बताओ बताओ? होता है G। क्या अपोजिट होता है? G, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर C होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे विषम शब्द या कोई अक्षर संख्या को चुनना है। अब यहाँ पहला है 2, 3, 20, 21, 9, 10 और 24, 25, 25। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे केवल तर्क है, इस सवाल में तर्क है। जैसे यहाँ पे देखिए 20 जो होता है वो 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 21 भी 3 और 7 से डिवाइड है, 3 से, 3 से और 7 से। 9 ये सारे डिविजिबल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ये ही सबसे अलग है। ये सुनो, अब देखिए यहाँ पर है 56, 56, 98, 83 और 64। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और 64 हमें एक स्क्वायर होता है किसका? ये 8 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग हो गया इससे। अब देखिए यहाँ पर 12 जो क्वेश्चन है, 12 नंबर कह रहा तालाब, नदी, महासागर, जलप्रपात, इनमें से कौन सा अलग है? देखिए ये जो होता है तालाब एक पानी की जगह होती है, पानी रुका हुआ भरा हुआ है। नदी है, नदी में पानी बहता है लेकिन उसमें पानी मतलब एक सा चलता है, बट इस महासागर में भी पानी, लेकिन जलप्रपात जो होता है झरने होते हैं, यहाँ से पानी ऊपर से पहाड़ों से नीचे गिरता है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यही अलग है। अब देखिए यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कनाडा, ये तुम्हारी यहाँ पर भी तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो यूरोप है वो एक क्या है? महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है? महाद्वीप है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। कनाडा क्या है? ये एक
देश है, तो यहां पर कनाडा जो है ऑप्शन वो ठीक होगा। सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बांसुरी, पियानो, वायलिन और सितार इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है वो चुनना है। देखिए पियानो जो होता है हाथ से बजाते हैं, वायलिन होता है वो भी हाथ से बजाते हैं, इसके बाद सितार है वो भी सब हाथ से बजाते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, मुंह से बजाना पड़ता है बांसुरी को। सही बात है, इसमें हाथ से काम नहीं आएगा, मुंह से काम चलाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लीटर, यार्ड, मीटर और इंच, ये यार्ड हो गया या फिर मीटर हो गया या फिर इंच हो गया, ये तीनों जो होता है डिस्टेंस नापने में काम आते हैं, दूरियां। जबकि जो लीटर है वो किस में काम आता है, लिक्विड को नापने में। तो यहां पर जो ऑप्शन अपना होगा वो लीटर सही ऑप्शन है। ठीक, यहां पर देखना पड़ेगा हमें कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए QRS, XYZ, STU, IML नहीं, ये वाला ऑप्शन यहां पर हमें लग रहा है, क्योंकि ये सारे क्रम से चल रहे हैं XYZ, ST, STU, बट ये वाला जो है क्रम से नहीं है, क्योंकि MNO आना चाहिए था, बट है यहां पर क्या MLN है, तो ये गड़बड़ हो चुका है ऑप्शन। अब ये 17 क्वेश्चन देखिए 2, 3, 4, 8, 4, 2, 3, 9, 1, 2, 4, 7, 2, 3, 4, 9। अब हमें इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए इस टाइप के सवाल या तो जोड़ के बनते हैं या गुणा करके बनते हैं, या कोई ऐसी संख्या हो जो सब में आती हो, किसी में जैसे ना हो। जैसे यहाँ देखिए 2 और 3 5, 5, 4, 9 और इन सब का जोड़ 17 बनना है। इसका जोड़ देखो तो बनना है 6, 15, इसका जोड़ 18 बनना है, इसका जोड़ बनना है 3, 7, 7, 14 बनना है, और इसका जोड़ बनना है 5 और 5, 4, 9, 9, 18, इसका जोड़ 18 बनना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑड, मतलब हमें एक सबसे अलग नंबर चुनना है। वैसे तो यहाँ पर अगर इसका जोड़ 18 होता तो हम पक्का समझ जाते, बट अगर और लॉजिक लगाएं तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये इन सबका जोड़ जो है वो इवन बनना है, सम संख्या बनना है, बल्कि इसका पहले वाले का जो जोड़ है वो बनना है ऑड नंबर बनना है 17। इस वजह से हम इस ऑप्शन को ही पिक करेंगे। अंडरस्टूड। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हमें आरोही क्रम में लगाना है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब ये एक मैथमेटिक्स की यूनिट होती है जो हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, नापने के लिए यूज करते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तभी हम लगा पाएंगे, है ना। जैसे सेंटीमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, डेसीमीटर दिया, मीटर दिया है। सबसे छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है डेसीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर, और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। यानी कि सेंटीमीटर सबसे पहले आएगा। नंबर 1 किस में है, नंबर 1 इसी में पहला है, तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये 18 तक क्वेश्चन है, इसके आगे करते हैं, इसको स्पेस बना लेते हैं। चलिए कुछ आगे के सवाल 19 से 29 तक के क्वेश्चंस हैं, एक से एक उम्दा है, कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर बने रहिए। अब देखिए कह रहा सार्थक क्रम में लगाइए। ये सबसे पहला सार्थक क्रम, मकान, महल, बंगला या झोपड़ी। छोटे से शुरुआत करो, सबसे पहले क्या मकान बनता है, फिर महल बनता है, फिर बंगला, फिर झोपड़ी? नहीं, एक बेसिक से देखा जाए तो झोपड़ी से शुरुआत हुई, झोपड़ी फिर मकान बने, फिर महल बने, फिर उनसे बंगले बन गए। तो यानी कि चौथा से शुरू होगा झोपड़ी से, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, मतलब यहां पर पहले झोपड़ी, फिर मकान, फिर बंगला, फिर महल। चलो जो भी है, फिलहाल झोपड़ी तो पहले ही होगा, राइट, ये सुनो। अब देखिए यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है 20 या 21, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे, कई बार देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा सा इनमें ये पहले गिनना पड़ता है कि नंबर हैं कितने। गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर है, 12। अब इन 12 नंबर को क्या करो, 3, 3 में ब्रेक कर दो। 3, 3 में क्या करना है, तोड़ देना है। 3, 3 में कैसे, ए बी, 3, 3 में, 3, 3 में टूट गए 3, 3। अब हमें ये देखना है, ए से शुरू है बी पे खत्म है, ए से शुरू है बी पे खत्म है, ए से शुरू है बी पे खत्म है, और तीसरा वाला हिंट दे रहा है बीच में बी है। क्या हिंट दे रहा है, बीच में बी है। तो अगर हमने यहां पर बी भर दिया तो ए बी बी हो गया, ए बी बी हो गया। यहां पर ए से शुरू है और ए पर ही खत्म है, वो सॉरी बी पर खत्म है। ए से शुरू है, बीच में क्या है, बी है। यहां से हमें हिंट मिला कि बीच में बी लिखना है,
तो बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए और बी बी बन गया पूरा। चलिए ठीक है। अब 21 क्वेश्चन देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है, इसको भी 3 3 में ब्रेक कर लीजिए, 3 3 और 3 टूट गया। अब यहां पर हमें क्या हिंट मिल रही है कि एम से शुरू है एम पे खत्म है, राइट। और यहां पर हिंट मिले बीच में ए है और यहां पे भी हिंट मिली बीच में ए है, तो इसका मतलब है यहां पहले हमने ए भरा होगा, राइट। इसी तरह से यहां पर जब जो शुरू में क्या था एम, तो यहां पर एम भरा होगा। इसी तरह से यहां पर क्या होगा एम, और लास्ट में भी क्या होगा एम। तो यानी कि एम ए एम, एम ए एम, एम ए एम बन गई। तो ए ट्रिपल एम, 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 ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। ठीक है। इस तरह के सवाल को करने के लिए 2 तरह के पेनों का यूज करिए, जिससे कि आपको पता रहे कि था कौन सा, हमने भरा कौन सा है। अगर कॉपी पे बनाते हैं आसान लगेगा। 22 क्वेश्चन नंबर। अब 22 क्वेश्चन नंबर में इन्होंने 1 6 हो गया, 6 के 13, फिर 22, फिर कितना 33। समझना पड़ेगा कौन सा पैटर्न चल रहा है। यहां पर इनने क्या करा 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड किया, 5 के बाद यहां पर 7 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, फिर उसके बाद देखें तो यहां पर ऐड हो चुका है 9, फिर यहां पर ऐड हो चुका है 11, फिर ऐड होगा 13। अब जब 13 ऐड करोगे तो 3 3 6, लास्ट में 6 वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 46 नंबर। समझ आया कुछ? बढ़िया है। अब देखिए यहां पर 23 ICE, ICE है, ICE, JDF है। एक मिनट देखिए यहां पर एक पैटर्न चल रहा है IJKL, तो फिर अगला क्या होना चाहिए M से शुरू होना चाहिए, M से, और M से शुरू है 3, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरा वाला क्या है CDEFG आना चाहिए, तो G किसमें, इसमें ही है, तो ऑप्शन पहला वाला भी इसका ठीक है। समझ गया पैटर्न को पकड़ना है बहुत जल्दी से, और इट्स डिपेंड ऑन योर इंटेलिजेंस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। बोलते नहीं है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा इसका। EFGH, EFGH, MNOPQRSTUVWX, पहला वाला ही ठीक है। दिक्कत ही क्या है, क्योंकि यहां पर कोई बन ही नहीं रहा है ठीक सा। सही है, पहले ही होंगे क्या सबके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अब देखिए यहां पर B का अपोजिट नंबर होता है बाई। B का अपोजिट क्या होता है बाई। जब आप ABCD लिखेंगे तो देखेंगे जो आपको 13 नंबर इस तरह से लिखना है, ABCD, फिर E, फिर FGHIJ, फिर क्या लिखना है K और L और M। अब आप जब इसका अपोजिट लिखें तो यहीं शुरू करना, क्या NOPQRSTUVWX और Z। आपने क्या देखा कि यहां पर जो B का अपोजिट क्या है बाई, तो B का अपोजिट बाई है, और G का अपोजिट क्या है T, तो G का अपोजिट T है। L का अपोजिट क्या होता है O, L का अपोजिट O है, ठीक है। अब यहां पर इनमें से कौन सा नंबर होना चाहिए? क्या Q का अपोजिट K होता है? Q का अपोजिट J होता है, बिल्कुल गलत हो गया। Q का अपोजिट P है, Q का अपोजिट J है, J भी गलत हो गया। P का उल्टा J है, P का उल्टा K होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो Q का उल्टा J होता है, ये ऑप्शन सही है। समझ आ रहा है? ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखिए यहां पर पैटर्न थोड़ा 18 17 13 क्वेश्चन मार्क है, और फिर है 76। अब यहां पर इन्होंने कितना जोड़ा 7, यहां पे कितना जोड़ा हुआ 7, फिर यहां पर कितना जोड़ा। देखिए इस टाइप की जो सीरीज होती है इनमें पकड़ना पड़ता है। अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ गए 1 8 100 पार हो गया,
तो इस तरह में गुणा चलती है। और जब पास में ही है नंबर, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत तेजी से नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जरूर प्लस करा गया होगा। 7 जोड़ा, फिर 7 में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने जोड़ दिया है 9, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने जोड़ दिया है 3 और 10 13। इसका मतलब अब यहाँ पर बढ़ना चाहिए है 4। 6 बढ़ेगा क्या? अगर 6 बढ़ता है तो अगर यहाँ पर हम देखें 7 2 बढ़ा है, 4 बढ़ गया है, अब यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए? 13। अगर हम यहाँ पर करीब 19 बढ़ाते हैं, 19, तब जाके 49 तक पहुँच सकते हैं। इससे नीचे वाला तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए गैप 2 का है, यहाँ पर गैप देखिए 4 का है, यहाँ पर गैप देखिए 6 का है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये भी लॉजिक लगाया है कि 7 में 2 जोड़ दिया, इसमें हमने 4 जोड़ दिया, तो इसमें 6 बढ़ा के जोड़ना है। बात समझ आई? यहाँ पर पहले 2 बढ़ाया, मतलब यहाँ पर गैप 7 का है, फिर गैप 9 का रखा, यानी कि उसमें गैप कितने का है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अगर मैं बना लूँ तो मैं इस सवाल को क्लियरली आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ इसकी। देखिए यहाँ पर सीरीज का पैटर्न मेरी समझ में आ चुका है। 1 8 17 30 क्वेश्चन मार्क है और फिर 76 है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जोड़ा है कितना? 7, यहाँ पर जोड़ा है 9, यहाँ पर जोड़ा है 13, यहाँ पर कितना जोड़ें, फिर यहाँ पर कितना जोड़ें। देखिए यहाँ पर दोनों में गैप 2 का है, यहाँ पर गैप देखिए कितने का है? 4 का है, फिर यहाँ पर गैप 6 का होना चाहिए, फिर आगे गैप किसका? 8 का होना चाहिए। 2 4 6 8। तो यहाँ पर इसमें जब हम 6 जोड़ेंगे तो 19 जुड़ना चाहिए। अब जब हम इसमें 19 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। फिर हम क्या करें? इसमें 8 जोड़ें, तो 19 और 8 कितना हो गया? 27। तो अगर हम क्या करें, 49 में 27 जोड़ के देखें तो यहाँ हो गया 6, हासिल 1 लगा 76। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 19 जोड़ा, यानी कि इसका जो करेक्ट वाला आंसर है वो कितना है? 49 है। ये सीरीज है, इसमें आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्पेस बनाया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस बना लिया है मैंने। 12 8, फिर 14 आ चुका है, फिर 6 आ चुका है, और फिर 16 आ चुका है। फिर अगला पूछना क्वेश्चन मार्क क्या होगा। देखिए ये सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, तो इस सीरीज में हमें ध्यान ये रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा, एक छोड़िए उसको, तो 12 से जोड़ा तो प्लस का 2 हुआ, फिर एक छोड़ने के बाद फिर प्लस में 2 हो चुका है। यहाँ पर 2 क्या हो गया? 2 माइनस हो गया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का में से 2 माइनस होगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा। 4 ऑप्शन है क्या? 4 ऑप्शन है, बिल्कुल है। दूसरा वाला ऑप्शन 4 है। ठीक आया है। अब यहाँ पर इस पैटर्न में 3 इन्होंने पैटर्न हमें दिए हुए हैं, और 3 पैटर्न समझ के बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर पैटर्न समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए 2 की घात 4 16 होता है, और 4 की घात 4 होता है 256। 3 की घात 4 होता है 81, 1 की घात 4 1 ही होगा, है? तो 4 की घात 4 होता है 256, 4 घात 4 256 है, तो 5 की घात 4 होता है 625। समझ आया? ठीक है, घात 4 वाला यहाँ पे रिलेशन इन्होंने लगाया हुआ है। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहे, हमने किए हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ मैथ के बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब हम मैथमेटिक्स के सवाल करते हैं। मिसलेनियस के हैं, सारे मिक्स होंगे, कोई चैप्टर बाय चैप्टर नहीं है, सारे के मिसलेनियस के सवाल। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल। पहला सवाल है कि कह रहा है एक वृत्त सर्किल परिधि, उनके सरकमफ्रेंस और व्यास डायमीटर के बीच अंतर डिफरेंस 150 मीटर है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सर्किल के बारे में यहां पर आपको बता सकता हूं। सर्किल, ये जो हम लोग प्रकार जो कंपास होता है उससे हम जो बनाते हैं, तो जो हम उसकी नोक रखते हैं इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, और जो ये बॉर्डर होता है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। ये जो बॉर्डर होता है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ये होता है इसका सेंटर पॉइंट, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बाई आर,
और अगर हम इसको पूरा मिला देते हैं यहां से यहां तक, तो ये पूरा हो जाता है डायमीटर यानी कि d। तो हम कह सकते हैं d बराबर, यानी कि यहां से यहां तक भी r है और यहां से यहां तक भी r है, पूरा d है, तो d बराबर हो गया 2 और r। या हम कह सकते हैं अगर हम इसको अपॉन में भेज दें तो d/2 इज इक्वल टू r होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, या हम कह सकते हैं त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। ये हो गया क्या, परिधि समझ गए हम लोग, रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए, ये चीजें होती हैं। इसमें दो ही फॉर्मूले वर्क करते हैं अधिकांश। एक होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका सरकमफ्रेंस का यानी कि परिधि का, परिधि का होता है 2 पाई और आर। समझ गए। एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, एरिया का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और एक होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो ठीक है, वरना पाई बराबर हम दो ही वैल्यू यूज करते हैं, एक तो 22/7 या फिर 3.14। ये कभी कभी रेयर केस में लग जाती है, दोनों वैल्यू ठीक है। अब देखिए यहां पर कहा गया था एक वृत्त की परिधि, परिधि का क्या फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। क्या है, 2 पाई आर। और दूसरा कह रहा है उसके व्यास, व्यास कितना होता है, d होता है, तो व्यास d है। कह रहा है उनका अंतर होता है माइनस 150 मीटर है, यानी कि बराबर कितना हो गया, 150 मीटर। अब ये मैं ठीक से कर रहा हूं, जल्दी समझ भी आना चाहिए। अब यहां पर हम लोग जानते हैं 2 पाई आर, और यहां पर जो d है, d बराबर क्या होता है, 2r होता है, बराबर कितना हो गया, 150। यहां से 2 और r कॉमन आ जाएगा, बचेगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 150 मीटर। 2 पाई, अब यहां पर देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस का 1 बराबर हो गया 150। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 पाई इसको सॉल्व करेंगे तो 7 22 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 15/7 बच गया, और बराबर कितना हो गया, 150। अब देखिए यहां पर हमें 2 से इसको पहले काट देना चाहिए था, 75 आ जाता, यहां पर आ जाता 75, और यहां से 2 भी हट जाता। अब 5 15 से इसको काटते तो 5 आ जाता, फिर 7 की इससे गुणा हो जाती तो कितना आता, 7 पंजे 35 मीटर आंसर आता है इसका। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, तो इसका जो आंसर है वो इसमें जो पूछा था उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, अरे त्रिज्या भी नहीं लिखा, इस पूछा था वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो जो इसकी त्रिज्या होगी r बराबर वो कितनी होगी, 35 मीटर। उम्मीद है समझ आया होगा। ये रहा एक सर्किल का सवाल। अब हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, फिर अगला सवाल। देखो स्पेस बन गया, अगला सवाल देखते हैं। बोल रहे हैं यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल हमेशा आता है कि त्रिज्या को आधा कर दें, व्यास को बढ़ा दें, कुछ भी कर दें, इस टाइप के सवाल हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए गोला जो होता है, गोला स्फीयर और सर्किल में डिफरेंस होता है। जैसे क्या होता है, जो कैरम की गोट होती है वो सर्किल होती है, थोड़ा सा उसकी मोटाई बढ़ जाती है, हालांकि बोले मतलब उसको बेलन में बोलते हैं। अगर उसको बिल्कुल मतलब उसकी जो मोटाई है, अगर हम बिल्कुल उसको बिल्कुल कम कर दें तो वो एक सर्किल बन जाता है। हम एक पेपर को गोल काटें ऐसे करके तो वो एक सर्किल बनेगा। लेकिन जो गेंद होती है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खेलते हैं, या जो क्रिकेट की बॉल होती है, वो गोला होता है, समझे। इसको बोलते हैं स्फीयर। मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ, कॉस को समझ जाओगे। ओके, तो ये जो है क्या है, एक गोला है, स्फीयर है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसमें दो फॉर्मूले वर्क करते हैं। एक तो इसके आयतन का फॉर्मूला लगता है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर हालांकि उसके आयतन की ज़रूरत है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की घात 3। और एक इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए इसके क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, कुछ भी कहे, गोले में एक ही क्षेत्रफल होता है। इसका जो गेंद पे हम लोग कवर लगा होता है वो उसके क्षेत्रफल पे लगा होता है, तो वो क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले काम करते हैं। हालांकि इसमें क्षेत्रफल की हमें नीड नहीं है, हमें यहाँ पर ओनली नीड है किसकी, आयतन की, उसके वॉल्यूम की जरूरत है हमें। तो कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए मान लीजिए पहले
इसकी त्रिज्या r थी, तब जो इसका जो आयतन था वो 4/3 पाई r की घात 3 था। यहां पर अब हमने क्या किया, यहां पर जो r है उसको डबल कर दिया। दोगुना करने का मतलब क्या है, डबल कर दिया। तो ये क्या होगा 4/3 पाई, अब यहां पर रख दिया तुमने 2r की पावर 3, तो 2r की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, यहां पर हो गया 8r की पावर 3। 8 को आप शुरू में लिखिए गुणा में 4/3 पाई r की घात 3 बन गया। इसको 1 मिनट कुछ आप अपने दिमाग में कुछ समझ लें, पहले कितना था, 1 मान सकते हैं। यहां पर हमने पहले देखा, पहले इसको एक टापी समझ लीजिए, पहले एक टापी था, अब 8 टापी हो चुका है। कितना, पहले एक टापी था, अब कितना हो गया 8 टापी। कितना टापी बढ़ा, 7 टापी बढ़ा, 7 गुना बढ़ गया। यानी कि जो वृद्धि हुई है यहां पर कितनी हुई है, 700% वृद्धि हो गई है। 7 मतलब 7 गुना ज्यादा हो गया। अभी पहले 1 था, अब 8 हो गया, तो बड़ा कितना, 7 बढ़ गया। तो यहां पर 700% जो है वो वृद्धि हुई है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए कोई भी अगर किसी से बड़ा है तो हमें उसको घटा के निकालना पड़ता है। आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो ये है 8 टाइम्स, ये है 1 टाइम्स, तो 7 टाइम्स बचेगा ना, तो 700% वृद्धि हो गई है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। चलो अगला स्पेस बन गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, 8% की छूट देता है और फिर 15% का लाभ, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। कह रहे यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित हो। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं किसी भी मार्केट में कहीं भी, तो वहां पर हमें चीज दिखाई देती है एमआरपी पर, एमआरपी पर हमें चीज दिखाई देती है। क्या वास्तव में वो चीज क्या होता है, एमआरपी से हमें जब छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तब जाके हमें वो बेचता है, तो वो होता है हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। उस पर भी उसका लाभ जुड़ा हुआ होता है, इस पर उसका लाभ ऐड होगा कि नहीं होगा, इस पर भी उसका लाभ ऐड होता है। और अगर हम इसमें से लाभ माइनस कर देते हैं तब जाके पहुंचते हैं कहां, सीपी पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर। यानी कि हम क्या करें, अगर सीपी में लाभ ऐड कर दें तब जाके एसपी पहुंचते हैं, और एसपी में भी हम कुछ और बढ़ा के लिखते हैं जिससे कि हम क्या हो सकें, एमआरपी पर पहुंच सकें। उम्मीद है आ रहा होगा समझ में। अब इन्होंने यहां पर क्या किया, अपने सभी सामान पर 8% की छूट रखी, कह रहे हैं फिर भी उसे 15% का फायदा हो गया, और अंकित मूल्य होता है एमआरपी, लिखा हुआ मूल्य। तो यहां पर अंकित मूल्य 250 रुपए था, तो इन्हें क्या करा, उस 250 रुपए पर 8% की छूट दी। अब आप देखिए इसका 8% कितना होगा, 8% निकाल लीजिए। एक सरल सी टेक्निक बताता हूं, तरीके बहुत हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहां पर अगर 25 से इसको काटते हैं तो 25 10 आ जाएगा, 25 काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 2 आ जाएगा, कितना 10 दूनी 20, यानी 20 रुपए की वो छूट दे देता है। अब उस पर 250 रुपए लिखे थे, 20 रुपए की छूट दे दी, इसका मतलब उसने जो सामान बेचा है वो 230 रुपए में बेचा है, राइट। अब 230 में बेच रहा है, फिर भी वो 15% का फायदा उसे हो रहा है। तो 15% का फायदे का मतलब होता है जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा हम 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। और जो भी फायदा ऐड करता है, जब ये चैप्टर कभी मैं शुरू से पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें सारी चीजें जो है बताऊंगा। अब ये बीच में एक सवाल आ गया है तो इस वजह से। अब यहां पर 100% तो था ही उसका, उसने उसमें उसका 15% बढ़ा के बेचा होगा, यानी कि जो उसने माल बेचा है सीपी का वो 115% पर बेचा है। अब वो कितने पे बेच दिया उसने, 230 रुपए पर छूट देके। तो यहां पर जो माल बिका है वो 230 में बिका है, और जो कि 115% है। अब ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ गया, 115 दूनी 230 होते हैं, इसकी 100 की गुणा करोगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 200। यानी कि 200 रुपए में उसने माल बेचा 230। देखो 230 पहला ही ऑप्शन है, और ये ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं है, ये 200 वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। ये इतना कुछ समझाने में वक्त चला गया, अगर इसको जल्दी करते तो बहुत जल्दी से हो सकता था। अब हम कुछ स्पेस बनाते हैं, अगला सवाल करेंगे। चलो स्पेस बन गया है। अगला सा नॉर्मल सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा दो संख्याएं
2:3 के अनुपात में है। यदि योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उन दोनों का जोड़ 125 है, इनका तो जोड़ बन नहीं रहा 125, इनका बनना है, इनका भी नहीं बनना है, इनका तो बनना है जोड़ अलग, इनका जोड़ बनना है 80 और 30, 110 बनना है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनका जोड़ 150 बनना, वो 125 बनना है, इनका जोड़ बनना है 125 नहीं बनना है। तो यही वाला ऑप्शन ठीक है, इसमें क्या देखना, खत्म, सॉल्यूशन ही नहीं करना है, सी ऑप्शन है राइट। अगर हाँ सॉल्व करना पड़ जाता, मान लो नहीं समझ आता, कहेंगे नहीं समझ आ रहा है, तो जब रेशियो की बात करी जाए, दो संख्याएं 2 और 3 के रेशियो में है, तो आप पहली संख्या को 2x मान लीजिए, दूसरी संख्या को 3x मान लीजिए। क्या कह रहा है, उनका जोड़ 125 है, यानी कि इनका जोड़ 125 कर लीजिए, सही है। यानी कि 5x बराबर हो गया 125, इसको इससे अगर काट दें तो x बराबर 25 आ गया। तो मतलब उसमें जो एक संख्या हमने 2x मानी थी तो 25 दूनी 50 हो गई, दूसरी संख्या 25 दिया 75 हो गई, तो 50 75 आ गई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो अगले देखते हैं सवाल। चलो आगे के सवाल 5, 6, 7, 8, 9 25 क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बहुत कुछ लर्निंग है, सीखने को मिलेगा। देखिए पहला सवाल है 0.2 की होल पावर 3 इंटू 200 है, फिर डिवाइड है, यहाँ पर शायद सब कुछ विजिबल होगा। डिवाइड है 2000, फिर ऑफ का 2.2 पॉइंट है, ये 0.2 की पावर 2 है का मान होगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये जो है पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा। अब जब इसका तुम स्क्वायर करोगे तो 2 का जब क्यूब करोगे तो 2 का होता है कितना 8, और 10 का हो जाएगा कितना 1000, और गुणा में कितना है 200 है, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिवाइड है। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पहले ये डिवाइड का साइन देख के जो है डिवाइड कर देना है, ये भूल है और गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ पर हमें देखना, जहां पर भी ऑफ लिखा हो, ये का लिखा हो, सबसे पहले इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना होता है, समझे। सबसे पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो यहां पर कितना हो गया 2000, और गुणा में ये है 2.4 का स्क्वायर, इसका जब पॉइंट हटाओ तो बटे में आ जाएगा 10, स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 और 10 का हो जाएगा 100। यहां पर आसान हो जाएगा ये करोगे तो। अब यहां पर से 20 से 20 कट गए। अब देखिए यहां पर भी, क्योंकि इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, तो हम इससे इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ कितना है 8 दूनी 16 बटे 10 बचा है। यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ हो चुका है जिस 20 चौक 80। अब यहाँ पर 16 बटे 10 है, इसको आप इस तरह से करिए, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम 1 बटे 80, 16 पंजे 80, यानी कि कितना हो गया 50, 1 बटे 50 आंसर है, 1 बटे 50, 1 बटे 50, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, समझ आया। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का। देखो अगला, देखो नेक्स्ट, करे वह छोटी से छोटी संख्या जिससे कितना है 20184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी इसमें हम किससे गुणा कर दें कि ये एक पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें ये करना है, ये जो 200 मतलब 20184 है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से डिवाइड करें, थोड़ा सा काटें। सबसे पहले आप इसको 2 से कर लीजिए, 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा, यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 2 संख्या लेनी पड़ रही है तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9 और 2 आ गया, सही है, 18 और 84, 20,184 का बनेगा 10,092। अगर हम इसको फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 2 पंजे 10, फिर 0 का 0 आ जाएगा, और 92 का आधा करोगे तो कितना होगा 46 हो, ठीक है 45, 46 बन गया। अब अभी हम चाहें तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 50 का 25, इसका 2 दूनी 4, 2 3 6। अभी किससे कटेगा,
जो है कितना बनना, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट जाएगा भाई, 3 से काटो तो 3 3 8 24 बचा 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ओके, अब हमें ये तो समझ आ चुका है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 841 ये 29 का स्क्वायर होता है। अगर हम इसे 29 से काटेंगे तो 29 ही बचेगा, फिर 29 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। अब जिसका जोड़ा बनता है ना वही स्क्वायर में होता है। जैसे यहाँ 29 बन गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक 2 का जोड़ा बन गया, बहुत बढ़िया बन गया। अब यहाँ पर एक अकेला 2 है और एक अकेला 3 है, यानी कि यहाँ पर एक 2 और होना चाहिए, एक 3 और होना चाहिए, यानी कि 6 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तब जाके ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। समझे आया? तो यहां पर यानी कि 2 गुणा 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी नंबर अगर इस तरह का दिया जाए का ये अगर मतलब इसमें हम किससे गुणा करें कि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, तो उसको इसी तरह से आपको काट लेना है। अगर सबके जोड़े बने तो वो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग होगा। जैसे मानिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, मैंने 625 लिखा, क्या ये एक पूर्ण वर्ग नंबर है? तो मैं क्या करूंगा, इसे मैंने 5 से काटा तो 5 से काटूं, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर मैंने 5 से काटा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करा तो 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबके जोड़े बने, 5 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, यानी कि ये 625 जो होता है 5 जो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो जो 25 का स्क्वायर है कि नहीं है, पता चल गया। बल्कि यहां पर एक 2 और एक 3 रह गया था, तो अगर एक 3 और दे दें, एक 2 और दे दें, 6 बनाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, 6 हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, अब ये एक साइकिल के पहिए वाला सवाल है, इंटरेस्टिंग है, कुछ स्पेस बना लेते हैं। देखो 7 नंबर्स, देखो कभी भी, अब देखो जो साइकिल का पहिया होता है वो सर्किल होता है, और सर्किल में 2 ही फॉर्मूले काम करते हैं। एक अभी हमने बताया था, एक परिधि का फॉर्मूला काम करता है। परिधि का फॉर्मूला होता है सर्किल की परिधि 2 पाई आर। सर्किल वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये पहिया है साइकिल का, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाए हैं, बस समझ जाइए भाई। ये साइकिल का पहिया है, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, यानी कि एक चक्कर में इतनी दूरी चलता है। ये 2 पाई आर दूरी डिस्टेंस तय करता है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि चक्करों की संख्या बताइए, कि मतलब इतनी दूरी कितने चक्कर में पूरी कर लेगा, तो आपको करना है, ये ट्रिक है, बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट है ये, बिना दिमाग लगाए कॉन्सेप्ट होगा। चक्करों की संख्या बतानी होगी, कितने चक्कर में पूरी कर लेगा। तो आपको क्या करना है, कुल दूरी लिखना है। क्या? कुल दूरी और एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी का मतलब है वृत्त, सर्किल की परिधि लगाइए। क्या? सर्किल की परिधि लगाइए। अब यहां पर कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, यानी कि d बराबर हमें दे रखा है 56 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं जो d अगर 56 है तो r इसका आधा हो जाएगा। r जब इसका आधा होगा तो कितना होगा, 28, इसका आधा हो गया r 28 सेंटीमीटर। अब यहां पर कह रहा है टोटल दूरी कितनी है, 2.2 किलोमीटर। सबसे पहले हमें इसकी परिधि पता करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कह रहा है कुल दूरी करने में कितनी बार पहिया घूमेगा मतलब चक्कर पता करना है। तो कुल चक्कर जो हमें पता करना है, तो कुल चक्कर बराबर होता है, चक्कर बराबर उसकी पूरी दूरी लिखो कितनी है, पूरी दूरी कितनी है, 2.2 किलोमीटर। 2.2 किलोमीटर, और एक चक्कर में कितनी चल रहा है, 2 पाई का मतलब 22/7 है, और इंटू क्या है, आर बराबर क्या है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर ये किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इस किलोमीटर को देखिए, 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें हमें गुणा करनी पड़ेगी कितने, 1000 से और इंटू 100 से, तब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में आ जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो बटे में 1 10 और आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 22 से तो 22 पूरा कट गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद में 7 चौक 28, 4 कट गया यहाँ पर। अब यहाँ कितना बचा है, 1000, 1 0 से 0 भी काट दो बेटा, 10 बचा, अपॉन बचा है 2 इंटू 4 बचा है। अगर अब आप क्या करें, अब इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर ये बचा है 8, अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 25 और 1 0 का 0, 250,
और इससे अगर इसको और काट दें तो 125 आएगा। 125 दशापन 1250 चक्कर लगाएगा पूरे के पूरे 1250, यानी कि डी ऑप्शन सही है, 1250 चक्कर। ठीक है, समझ आया? चलो इसे मिटाते हैं, पैर में लग रहा था बार। हो गया स्टार्ट। अच्छा देखो, अगला सवाल है एवरेज का सवाल है, औसत। कह रहा दो संख्याओं का औसत 8 है। पहले थोड़ा औसत के बारे में समझ लेते हैं। देखिए एवरेज जो होता है, एवरेज इसका एक फॉर्मूला होता है। आई थिंक एवरेज सही लिखा, थोड़ा रोकना। देखिए औसत का समझने के लिए एक फॉर्मूला हमें समझना पड़ेगा। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में संख्या उनकी, यानी कि भाई समांतर माध्य का फॉर्मूला पढ़ते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी से हम लोगों को अगर कभी सम पता करना हो, क्या पता करना हो, सम, तो इसकी हम गुणा कर सकते हैं, यानी कि एवरेज और गुणा में n कर सकते हैं। सम पता करना हो तो एवरेज इनटू क्या करना है, नंबर्स की संख्या। अब देखिए यहां कह रहा है दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्याओं का औसत 8 है। तो अगर हमें उनका सम पता करना हो, सम, तो हम क्या कर सकते हैं, दो संख्याएं हैं दो और उनका जो औसत है वो है 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सम आ गया वो आ गया 16। उसके बाद अगला कह रहा है तीन संख्याओं का, तो इसको हम सम 2 मान लेते हैं। सम 2 बराबर आ गया है कि तीन संख्याएं हैं और उनका जो औसत है वो कितना है, 3 ही है। तो तीन संख्याओं का औसत 3 है, तो मतलब 9 हो गया। अब कह रहे हैं नया एवरेज बताना, इन सभी का एवरेज कितना होगा। तो एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला है, सम, सबका जोड़ करो, तो जो है ये इन दोनों का सम करो, तो इन दोनों का सम करो, यानी कि 16 9 कितना हो गया, 25। और जो अब ये संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर संख्या 3 है, तो 3 और 2 कितनी हो गई, 5, यानी कि 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन है 6 5 7 5.5, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये तो रहा जो है सवाल नंबर 1 एवरेज का। उम्मीद है समझ आया होगा। अब देखो एक अगला सा बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है सवाल बहुत ही आसान है, कह रहा है x का 8%, y का 4% है, तो x का 20% कितना होगा। अब हम यहाँ पर जाहिर सा लॉजिक लगा पा रहे हैं कि जब 8 है तो इधर 4 है, मतलब इधर आधा है, जितना यहाँ पर है उसका आधा इधर है कि नहीं भाई। जो यहाँ पर 8 है तो इधर कितना 4 है, 10 होता तो यहाँ 5 होता, 20 होता तो यहाँ 10 होगा, आधा है तो x का 20% यानी y का 10%, 10% ये हो गया, y का 10%। अगर इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं कभी समझ में आता है तो क्या कह रहा है, x का 8% है, x का 8% बराबर क्या है, y का 4% है। अब यहाँ पर कुछ करके इसको 20% में कन्वर्ट कर लो तुम। सबसे पहले इसको 4 से भाग कर दो, 4 से जब भाग करोगे तो यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 से जब यहाँ भाग करोगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। समझ गए, दोनों तरफ से 4 कॉमन लेके काट दिया, ऐसे समझ लो। इधर से 4 कॉमन लिया, इधर से 4 कॉमन लिया, काट दिया, ऐसे कर काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बन गया। अब हमें यहाँ 20 बनाना है तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी 10 से गुणा और इधर भी 10 से गुणा। 10 से जब हम गुणा करेंगे इन दोनों में, इधर गुणा करेंगे तो x का क्या बन जाएगा 20% और इधर आ जाएगा y का 10%। ठीक है, लॉजिक है, बस आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के अभी सवाल हुए हैं 9, इसमें आपने कुछ सीखा होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एसएससी के पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, सारे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और सरल भी हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन अपॉन कॉस लिखा है, कॉस अपॉन साइन लिखा है, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 45 लिखा है। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर साइन कॉस, साइन या फिर कॉस, इसके बाद मैं बात करूं टेन और दूसरा इसका भाई कॉट, या बात करूं मैं सेक और इसका दूसरा पार्टनर कॉसेक, क्या है, अगर ये आपस में कभी भी बटे में लिखे हों, जैसे यहां पर लिखा हुआ साइन अपॉन कॉस, या होता टेन अपॉन कॉट, या होता सेक अपॉन कॉसेक, और साथ में इनके जो थीटा हो, जो एंगल हो, उनका सम, जो भी इनके एंगल हो उनका जो सम होना चाहिए,
जैसे जरूर नहीं है थीटा थीटा हो, कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ मानो हमने फाई मान लिया, तो अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है तब ये अपॉन में कैंसिल हो जाते हैं और इनका मान आ जाता है 1। ठीक है, जो है इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 47 और 43 जोड़ोगे तो क्या बनना, 90। अभी कैसे बनता है ये 90 माइनस थीटा से, इसको चेंज कर लेते हैं। हम इतना बड़ा लॉजिक नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर, हम केवल इतना सीख रहे हैं जल्दी से आंसर लाना है हमें। ठीक है, ज्यादा सीखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये साइन 47 अपॉन कॉस 43 है, इन दोनों का जोड़ 90 बनना है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1। माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा 1/2। यहां से 2 कट गया, बचा 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया? जल्दी से जल्दी करना है, वक्त इतना नहीं होता है कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में कि हम उसको पूरा मतलब प्रूफ करके, ये कोई 10th वेंथ का जो एग्जाम नहीं है जिसको हम पूरा प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर √2 और साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये कॉस को उधर जो है ले चलते हैं, तो यहां बन जाएगा साइन थीटा और बराबर बन गया √2 और साइन 90 माइनस थीटा और माइनस में पहुंच गया क्या, कॉस थीटा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, तो हम क्यों ना इसकी जगह कॉस थीटा ही लिख लें। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं। अगर हम यहां से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, इधर कॉमन निकाल लीजिए, चलिए कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो √2 - 1 बचेगा और जो है यहां बचा क्या, साइन थीटा। इसको इसके बटे में ले आते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या बना, √2 - 1। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करिए तो कॉस बटे साइन हो जाएगा बराबर 1/√2 माइनस का 1। अब ये तो बन गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√2 माइनस का 1 आ गया। अब यहां से कॉट थीटा की वैल्यू जो है 1/√2 - 1 आई है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका क्या हुआ होगा, इन्होंने क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर आपको वैसे तो ऑप्शन हमें पता चल चुका है इसमें कौन सा है, बट फिर भी अगर हम देखना चाहें तो √2 - 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट यानी कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करी जाती है। अब जब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 + 1 ही रहेगा और अपॉन में क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा a + b और a - b का, तो पहले का स्क्वायर होगा माइनस दूसरे का स्क्वायर होगा, ये 1 बन जाएगा, √2 + 1 आंसर आएगा, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सही है, आप जो है यहीं से ही आइडिया लगा सकते थे कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब वहां पर जो हमें कंपटीशन एग्जाम में जो पेपर दिया जाता है उसमें जहां से भी हमें आइडिया लग जाता है कि यहां से ये इसका आंसर आ सकता है, वहीं पर रोक दे के बस आंसर जल्दी जल्दी लगाना होता है। ये तो मैं आपको करने की वजह से पूरा कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जबरदस्त है, बढ़िया है। दो संख्याओं का अनुपात 3, 4 है, मिटा देता हूं इसको। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 और 4 है, 3, 4 है। कह रहा है उनका लासा यानी कि एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। देखिए यहां पर एक एलसीएम और एचसीएफ और नंबर्स में भी यहां पर भी एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है यहां पर एलसीएम और एचसीएफ में। हम बात करें अगर दो नंबर हमारे पास एक ए और एक बी है, तो उन दोनों की गुणा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक कॉन्सेप्ट है, एलसीएम एचसीएफ वाले फॉर्मूलों में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3, 4 का है। तो यहाँ पर एक संख्या जो होगी वो 3x मान लो और जो दूसरी संख्या होगी वो 4x हो गई। समझ आ रहा है, रेशियो को अलग अलग ब्रेक करते हैं तो एक नंबर ले लेते हैं। अब जो है यहाँ पर एक नंबर हो, जो एक संख्या होगी 3x, दूसरी होगी 4x। अब यहाँ पर इन दोनों का मासा यानी कि जो HCF होता है वो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर इनका जो HCF होगा, HCF वो हो जाएगा x। कॉमन क्या है, दोनों में x है, तो x हो गया इसका HCF। नंबर्स दोनों मिल ही चुके हैं, ए बी जे हैं, और एलसीएम हमें बाकायदा इस सवाल में दे रखा है 120। अब हम इसी फॉर्मूले में इसको सेट करते हैं।
क्या है 3x इंटू बी बराबर है 4x बराबर क्या है एलसीएम दिया हुआ है 120 120 और बराबर में एक जो HCF हमने पता ही कर लिया क्या है x है। अब यहाँ से एक x से तो एक x कट गया। अब ये कितने हो गए 3 चौक 12, 12 से काटोगे तो 12 दसापन 120, यानी कि x की वैल्यू हमें पता चली कितनी आ गई 10। HCF हमें पता चल गया है 10 है। अब जब हमें पता चल गया है कि x बराबर 10 है तो एक नंबर 30 हो गया, दूसरा नंबर 40 हो गया। जोड़ोगे, योग पूछा है उनका योग, तो योग कितना हो गया 70, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं आगे। ये तो एक मतलब ऑप्शनल सवाल है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। 13 नंबर ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं मैं कैसे करना है। देखिए यहां पर कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 क्या होगा। इसका आंसर डायरेक्ट होता है, इसको चेंज करिए, साइन को कॉस में चेंज करिए, कॉस और जो यहां पर कम है ए बी सी है तो ए बटे 2 यानी कॉस ए बटे 2 इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही है 10th या फिर 11th में ये फॉर्मूला सिखाया जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन है, देखिए यहां पर कह रहा है 3 ABC जो है वो एक त्रिभुज के कोण है, और हम जानते हैं कि जो कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। यहां से अगर हम b और c की वैल्यू निकालें तो हम a को उधर भेज देंगे, तो b प्लस सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस का a, 180 माइनस का a। अब जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन b प्लस सी, तो b प्लस सी की जगह क्या रख दिया हमने 180 माइनस का a रख दिया, और पूरे के बटे में 2 है। अब हम क्या करते हैं, इस a को अलग अलग तोड़ देते हैं। 180 के बटे में जब 2 तोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 90 और माइनस का a बटे 2 आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि a/2 बता रहा था ये फॉर्मूला होता है कॉस a/2, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये एक सवाल जो है वो टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको मिटा देता हूं। नोट करना हो तो नोट करते रहिए बीच बीच में ही। देखिए अगला, देखिए यहाँ टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसमें ये चीज होती है कि जब टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब वर्कर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। मानिए एक फिक्स टाइम है कि 10 व्यक्ति एक दीवार 50 दिन में बना देते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटा सा पहले बता देता हूँ। जैसे मानिए 10 यहाँ पर कोई भी मेन है, 10 कोई भी मेन है आदमी हैं, तो वो एक दीवार को 50 दिन में बना देते हैं, 50 डेज लगाते हैं, बना देते हैं 50 दिन में। अब अगर हम आदमी बढ़ा दें तो दिन घटेगा नहीं घटेगा भाई, जल्दी बन जाएगी दीवार। और अगर इधर से 5 व्यक्ति भाग गए तो काम और टाइम में होगा, अगर वो एक फिक्स टाइम काम करते हैं। तो हमने ये जाना कि अगर हम कभी भी पर्सन जो होते हैं, अगर पर्सन को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दिन घटते चले जाएंगे, टाइम घटता चला जाएगा। और अगर जे क्या होगा, आदमी कम होंगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा वर्क लगे मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो है यहाँ से हमने ये देखा कि जो व्यक्ति होते हैं और जो काम जो क्या हो, जो दिन होते हैं, यानी कि हम टाइम बोल सकते हैं, ये भी क्या दिन भी टाइम है। तो यहाँ पर टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर आदमी बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है आदमी कम हो, मतलब कोई ना कोई वर्कर कम हो गया है। तो इसका सीधा सा फंडा है, ये एक तरीका है। एक तरीका इसका और होता है सिंपल सा, दोनों तरीके हैं, सीखते हैं। देखिए कह रहा है ए और बी किसी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसका ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि हम इसको लिखेंगे 1/15, 1/15 यानी 1/15, क्योंकि जो है ए बी ये काम जो है व्यक्ति हैं और ये क्या है दिन टाइम है। तो टाइम और जो है व्यक्ति एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद दूसरा है, कह रहा है बी और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। भाई बी और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 1/10 लगेगा। इसके बाद कह रहा है ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कैसे लिखना, 1/12। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए जल्दी से फटाक से। अब आप जब ऐड करेंगे तो ए और ए 2a हो गया, बी और बी 2b हो गया, सी और सी 2c हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आंसर आ चुका है हमारा। इन सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 60 आ गया। तो 60 आप यहाँ पे लिखिए। अब इससे इसको हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर 4 आ जाता है, 10 से इसको डिवाइड करते हैं 6 आ जाता है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 5 = 60, 5 आ गया।
अब यहाँ हम देखिए a प्लस बी प्लस सी आ चुके हैं, तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, और जो ये 2 गुणा में है जो इसके 60 के मतलब अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में, और जब ऊपर जोड़ो 10 और 5 15, तो 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/8 आ रहा है। और हमने क्या कहा कि ये व्यक्ति हैं और ये टोटल टाइम होता है। तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन। 8 दिन ऑप्शन है, यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन सही है। समझ गए? एक छोटा सा सवाल था, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, बढ़िया तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक 15 और सारे के सारे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है। एक गोलार्ध और शंकु का आधार समान है। देखिए गोलार्ध यानी कि एक इस तरह से एक आधा गोला है और एक इसी के आधार का एक इस तरह से शंकु है। क्या है? एक इसी तरह से एक शंकु बनाया गया है, इन्होंने इस तरह से एक शंकु बनाया है। ठीक है, ये 3D इमेजेस होते हैं। यहाँ पर कह रहा है इनकी जो आधार समान है, मतलब इसका इतना जो आधार जो है वो इसके आधार के समान है, शंकु के आधार के समान है। आधार समान होने से क्या होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है वो इसकी रेडियस के बराबर हो जाती है, यानी कि दोनों की रेडियस बराबर है। इसके बाद कह रहा है यदि जो उनकी ऊंचाइयाँ जो है मतलब समान है, इनकी ऊंचाई भी कैसी है? समान है। इसकी ऊंचाई तो देखो, इसकी ऊंचाई जो भी होती है वो r ही होती है, क्योंकि गोले में केवल r होता है, उसकी ऊंचाई नहीं होती। बट इसमें ऊंचाई होती है। इसमें ऊंचाई कितनी है? h है। तो जो इसकी जब ऊंचाई r है तो इसकी ऊंचाई h है। कह रहा है ऊंचाई भी बराबर है, यानी कि इसकी h बराबर क्या हो गया? r हो गया। h बराबर क्या हो गया? r। यहाँ पर एक जो है कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है। कह रहे हैं कि उनके वक्रपृष्ठ का अनुपात बताइए। देखिए गोले का, पूरे गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr², पूरे का होता है, तो आधे का क्या हो जाएगा? 2πr²। और जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक शंकु है, शंकु कोन इस तरह का होता है, जो हम लोग आइसक्रीम या जो आइसक्रीम कोन आती है, या फिर जो जोकर की टोपी उपी होती है ना इस टाइप की, तो वो शंकु होते हैं, ये शंकु। अब इसमें शंकु में क्या होता है, जो इसकी जो ये वाला जो गुलाई होती है इसको बोलते हैं हम वक्रपृष्ठ। और जब इसमें हम ये सर्किल का भी जब एरिया ऐड कर देते हैं, ये सर्किल का जो एरिया भी अगर ऐड कर दोगे तब जाके पूरा संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो ये जो गुलाई होती है इसकी, वो होता है क्या? वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है क्या? पाई r और l। इसमें जो l होती है वो इसकी ये वाली ऊंचाई होती है, l तिर्यक ऊंचाई। इसमें जो होता है l का एक फॉर्मूला होता है r² प्लस h², ये पाइथागोरस प्रमेय से बनाया जाता है, क्योंकि ये कर्ण बन जाता है और ये जाके इसका आधार बन जाता है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय से ये बना हुआ है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है कि जो r है वो बराबर है, r और h बराबर है, तो हम h बराबर भी क्या रख सकते हैं? r रख सकते हैं। r² रख दिया तो r² 2r² हो जाएगा, और r² बाहर आ जाएगा तो √2 और क्या बचेगा? r बचेगा, √2 और r बचेगा। l की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए अगर हमें अनुपात बताना है, दोनों के वक्रपृष्ठों का क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो इसका वक्रपृष्ठ कितना है? 2πr², और इसका वक्रपृष्ठ कितना है? पाई r और l, और l बराबर क्या निकल के आया है? 2 और r निकल के आया है। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब हमने यहाँ क्या देखा कि r² से r² भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1:1, 1:1। आंसर ही नहीं है कहीं पर, सॉरी। अरे ये क्या किया मैंने, यहाँ पर √2 है भाई, यहाँ पर क्या है? √2 और r है। अब जब इससे हम इसको काटेंगे ना तो ऊपर एक रूट लग जाएगा, सॉरी यहाँ तो बचेगा √2/1, यानी कि √2 और रेशियो 1 आंसर आएगा इसका। √2 1 यानी कि पहला वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि जो है अपॉन में √2 मैंने केवल 2 लिख दिया था बाय मिस्टेक। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। यह कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 2a है, 20 नहीं है 2a है, x प्लस y बराबर 2a है, तो a/x माइनस a प्लस a/x y माइनस a बराबर वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से a पहले कॉमन कर लीजिए। a जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1/x माइनस a बचेगा, प्लस में 1/x माइनस y माइनस a बचेगा। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस a प्लस का x माइनस a और अपॉन में ये दोनों
इनटू में पद आ जाएंगे, इनटू में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे आ जाएंगे? इनटू में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, x प्लस बाई, ये क्या हो गया x प्लस बाई, और x प्लस बाई की वैल्यू 2a दे रखी है, 2a हो गया। इस x प्लस बाई की जगह 2a रख दिया हमने, और माइनस का a माइनस का a माइनस का 2a बन गया। तो ये कट के क्या बन गया? 0, ऊपर 0 बन गया। अब जब ऊपर 0 है तो चाहे गुणा में 0 हो चाहे अपॉन में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या है? 0 आंसर इसका, ठीक है। ये आंसर इसका 0 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत? 0 आंसर है इसका, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 डेज में 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष एक स्त्री, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम एक पुरुष को, केवल एक पुरुष को काम करवाएं एक पुरुष से, तो वो 88 दिन लगाएगा, या उसकी जगह 2 स्त्रियां लगा दें तो वो काम को 88 दिन में करेंगे, या 3 लड़के काम करें तो वो उसको 88 दिन में काम कर लेंगे। देखिए इस तरह का सवाल करने के लिए क्या कह रहा है, एक पुरुष यानी कि एक मेन, मैंने इस तरह से लिख दिया, या फिर और, या हम क्या कह रहे हैं कि 2 स्त्रियां यानी कि 2 वुमेन, या फिर, या क्या कह रहा है 3 लड़के यानी कि 3 बॉयज़, 3 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करते हैं? 88 दिन में, 88 दिन में करते हैं। अब ये क्या है? ये यहाँ पर टाइम है, तो हमें इसको कैसे करके लिखना है? अपॉन में लिखना है, 88 दिन में करना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अगर हम अब यहाँ से हम इनका हमें एक एक का बताना। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आदमी भी एक काम को 1/88 दिन में करता है, दूसरी समीकरण क्या बनेगी? 2 वुमेन भी इसको 1/88 करती हैं, उसके बाद 3 बॉयज़ भी जो है इसको 1/88 दिन में करते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कह रहा है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का उसे कितने दिन में करेंगे? तो क्या करो, यहाँ से इस 2 को अपॉन में भेज दो, इस 3 को अपॉन में भेज दो, तब तुम्हारा निकल के आएगा एक लड़का प्लस एक वुमेन और एक बॉयज़, एक मेन एक वुमेन एक बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी कितने दिन में कर रहा है? 1/88 दिन में कर रहा है। उसके बाद हम यह देखेंगे जब एक जो लेडीज़ है वो कितने दिन में काम कर रही है, तो ये 2 को जो अपॉन भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 88 आ जाएगा, समझ आ रहा है। इसके बाद तीसरा वाला जब इसको अपॉन भेजेंगे तो 1/3/88 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, 1/88 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 + 1/2 + 1/3 बचा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सब का जो लासा है वो 6 आ जाएगा, ऊपर यहाँ 6 + 3 + 2। अब ये मत पूछ लेना भाई एलसीएम कैसे किया जाता है, 1/88। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हो गया है, 11, ये बन गया है 11/6। 11 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8 × 48, 1/48 आंसर आ गया है। यानी कि उन अगर तीनों मिल जाएं, एक लड़का एक औरत और एक आदमी मिल जाएं तो 88 दिन लगाएंगे, 48 दिन। तो पहला वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सवाल को कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सवाल है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ना ज़्यादा तो वक्त कम लगेगा। अगला सवाल देखिए सिक्कों वाला। करें एक बॉक्स में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। करें प्रत्येक प्रकार के सिक्के 8, 4, 3 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर जब आपको ब्रेक करना है तो इसको मानिए 8x, इसके बाद दूसरा 4x और तीसरा मान लीजिएगा 3x। ये हमने इसको रेशियो को ब्रेक कर लिया। अब टोटल सिक्के कितने? 280। तो यहाँ पर जो ये सिक्के 1 रुपए के, ये सिक्के कितने? 50 पैसे के, ये सिक्के 25 पैसे के, बराबर टोटल 280। यहाँ पर हमें करना ये है कि जो 1 रुपए के सिक्के हैं उसको हमें 1 से गुणा करनी है, जो 50 पैसे के हैं उसमें 2 से गुणा करनी है, और जो 25 पैसे के हैं उसमें 4 से गुणा करनी है। क्योंकि जो है 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे में 4 सिक्के होते हैं। तो इसको हमें इस तरह से करना है। अब ये बन जाएगा 8x प्लस का बन जाएगा 8x और 4 × 12x बराबर कितना हो गया? 280। अब देखो यहाँ से क्या बना, 12 8 20 और 8 28, तो ये बन गया कितना? 28x बराबर 280। यानी कि 28 × 28, 0 का 0, x बराबर आ चुका है आपका 10। कितना आ गया? 10। अब किसके सिक्के पूछा है? 50 पैसे के सिक्के पूछा है,
तो 50 पैसे के सिक्के ये हैं, पूरे के पूरे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8x। तो 8 गुणा 10 यानी कि कितने आ गए? 80। और अगर इसमें हम ऑप्शन ही देखते तो ऑप्शन हम 4 था यहाँ पर, तो 4 का डिविजिबल भी होता। अगर आप तुक्का लगाना है तो 4 का गुणांक होगा, तो 4 का गुणांक ये है नहीं है, 4 से नहीं कटेगा जी, ये 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये 4 से या तो 60 होता या फिर 80 होता, बट इसका कन्फर्म आंसर क्या? 80 है। तो 80 ही सिक्के जो हैं वो किसके? 50 पैसे के हैं। और 80 ही सिक्के किसके हैं? 1 रुपए के हैं। समझे? ये जो सिक्के आए हैं वो किसके हैं? 50 पैसे के सिक्के। ये 50 पैसे के सिक्के हैं। और 1 रुपए के भी सिक्के 8x हैं, तो 8 गुणा 10 यानी कि कितना हो गया? 80। तो 80 जो सिक्के होंगे वो 1 रुपए के भी सिक्के कितने होंगे? 80। इसके बाद 12 गुणा 10 यानी कि 120 जो सिक्के होंगे वो होंगे किसके? 25 पैसे के। किसके होंगे? 25 पैसे के सिक्के होंगे। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो देखिए टोटल कितने सिक्के आ गए? 280 सिक्के हो गए टोटल। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम बाकायदा, मतलब सब कुछ हम लोग समझ ही गए हैं। अब एक सवाल और है 20 नंबर वाला, फिर इसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाएं, क्योंकि यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा फिर वीडियो। कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ पे एक त्रिभुज है, एड़ा टेढ़ा त्रिभुज हम बना लेते हैं इसी तरह से। एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है? 54 मीटर है। यानी कि इन सभी भुजाओं का, अगर ये A है, ये मान लो B है, ये C है, तो इनका जो A प्लस B प्लस C होता है, A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया हुआ है? इतना मीटर दिया हुआ है, 54 मीटर। करें उनकी भुजाएं जो हैं वो रेशियो में दी हुई हैं। इनकी भुजाएं हमें A रेशियो B रेशियो C बराबर दिया हुआ है 5 रेशियो 6 रेशियो 7। ठीक है, कितना रेशियो दिया हुआ है? 5, 6 और 7। अब हम इसको फिर से हम वही बात, रेशियो में है, अलग अलग तोड़ लो। तो ax बराबर 5 हो गया, और bx सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? a बराबर 5x, b बराबर 6x और c बराबर क्या लिखेंगे? 7x। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। और हम यहाँ पे जानते हैं कि इन सब का सम जो है वो कितना है? 54 है। ये इक्वेशन 1 में इसको उठा के रखो, 5x और 6 11 और ये कितना हो गया? 7 18। तो ये हो जाएगा 18x बराबर 54, यानी कि 18 3 54, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। x की जब वैल्यू 3 आ गई तब हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो इसकी जो पहली साइड है a बराबर वो कितनी हो गई? 15, और b बराबर साइड हो गई जो है 18, और c बराबर साइड हो गई कितनी? 7 या 21। तो ये तीनों साइड हमें पता चल चुकी हैं, a b और c। अब पूछा क्या है इसमें पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे गजब, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब देखिए कुछ इस तरह का त्रिभुज हो जिसकी मतलब कोई जे जो है सबकी साइडें अलग अलग हैं, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी कोई भी साइडें बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर s माइनस a और s माइनस b और दूसरा s माइनस c। ये जो है इसका एक फॉर्मूला है, एवरीथिंग इज विजिबल। आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती, और मैं आपको बता दूं जो ये s होता है वो जो है हाफ पैरामीटर होता है, यानी कि जो अर्ध परिमाप, यानी कि 54 है तो इसका आप आधा करिए तो कितना आएगा? 27। तो 27 यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके बाद जो है s माइनस a, तो देखो जो s कितना है? s 27 है, s इसका आधा होता है, 27 है, तो 27 में से a घटाना है। a कितना है? 15 है। अब 27 में से 15 घटा दो, 27 से 15 घटा दो तो क्या बचेगा? 12। इसके बाद क्या है? यहाँ पे 18 है, तो 27 में से 18 घटाओगे तो क्या बचेगा? 27 में से 18 घटा दोगे तो 9 बच जाएगा, और c है 21 घटाओगे तो बचेगा 6। अब यहाँ पर इन सब की गुणा करो या कुछ भी करो, रूट से बाहर आना चाहिए। देखिए 27 को लिख सकते हैं 9 3 27, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, इसके बाद 9 तो फिर है ही है, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 से 3 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया 3 बाहर आ जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा 2 और
रूट के अंदर 6 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 8, नहीं इधर से पूरा 9 का 9 बाहर आएगा ना, तो 6 नेम 54 रूट 6, यानी कि इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। ये सवाल थोड़ा लेंथी है बट सीख सकते हैं, आसान है। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें। यहाँ पर मैं फिर से अच्छे से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी, जहाँ पर जो एस होता है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको जो हीरोन का सूत्र बोलते हैं, हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं। एक आसान सा सवाल है, ठीक है। तो ये 20 तक सवाल रहे। बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत कुछ देखना चाहिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो बस आप लोग मोटिवेशन बढ़ाते रहिए।